है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जो टूल्स हैं कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशंस को सेंट्रल बैंक के पास, हम उन पे बात करेंगे आज। अ, एक तो उनके पास इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए होता है क्वांटिटिंग ईजिंग, ठीक है जी, इसको क्यूई बोलते हैं। और इंटरेस्ट रेट्स को कट करना, महंगाई को बढ़ाने के लिए ये दो चीज़ें हैं ये सेंट्रल बैंक्स के पास। क्वांटिटिंग ईजिंग को मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर किसी को पता है कि कैसे एडिट होगा यार पैनल? तो मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं आती समझ ये। देखो मुझे पता ही नहीं है कैसे यूज़ करते हैं। गेस्ट मोड पे हूँ, अच्छा मैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल क्वांटिटिंग ईजिंग कहते हैं नोटों का शाया करना, नोटों का छापना, ठीक है जी। और इसको हम ऐसे समझते हैं, आपके पास आपके पास अगर इस आपके पास एक आप एक ऐसे एरिया में चले जाएं, एक ऐसे शोरूम पे चले जाएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 100 बाइक्स हों, और आपके पास पैसे भी 100 ही हों, 100 रुपीज़ हों, तो आपको एक बाइक कितने की मिलेगी? 1 रुपए की। और अगर यहीं पे बाइक्स हो जाएं 50 और आपके पास पैसे हों 100, तो एक बाइक कितने की होगी? 2 रुपए की। ऐसा क्यों हुआ? प्राइस क्यों जो है वो ज़्यादा हुई बाइक की? बताओ, ऐसा क्यों हुआ? सर उनकी सप्लाई कम है। अवेलेबिलिटी प्राइस के कम ऊपर। थी और डिमांड ज़्यादा थी। डिमांड ज़्यादा हो गई है एक प्रोडक्ट की, और वहाँ पे सप्लाई कम हो गई है, ठीक है ना। जब चीज़ों की मिकदार, अब मान लेते हैं ये चीज़ों की मिकदार है और ये हमारे पास पैसे हैं, ठीक है जी, हमारे पास पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और दूसरी तरफ हमारे पास 100 ही प्रोडक्ट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट बनिस्बत एक चीज़ के वो 1 रुपए का ही होगा। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, एक बेड हो सकती है, एक बाइक हो सकती है, एक घर हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, वो उतने की होगी। लेकिन अगर पैसों की मिकदार पैसों की मिकदार जब ज़्यादा हो जाए, पैसे की, अब यहाँ पे पैसे बढ़ के ये 100 की जगह चीज़ें हो गई हैं 50, चीज़ें हो गई हैं 50, और पैसे अभी भी उतने ही हैं। अब क्या हुआ, इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है लेकिन सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ये कि अगर बाइक्स हो जाती हैं 200, कितनी जी, 200, लेकिन पैसे पैसे उतने ही रहते हैं। अब मुझे बताएं कि एक बाइक की कितनी कीमत होगी? 0.6। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हाफ रुपीज होगा भाई। 50 पैसे की। 50 पैसे की। उसका क्या रीज़न है? सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ गई है लेकिन डिमांड ज़्यादा हो गई, डिमांड, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, ठीक है। अब पैसा उस वहाँ पर पैसा कम हो गया है और चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो उन्होंने ऑफर्स लगा दिए हैं कि आप आ जाएं आ जाएं, हम उन चीज़ों की कीमतों में कमी कर रहे हैं। अब एक मुल्क है, उसके पास, उसको पता चल गया है कि यार चीज़ों की, अब देखो ना, दो चीज़ें होती हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं, अब इनको रिमूव कैसे करूँ मैं? अगर इसको रिमूव करता हूँ तो, एक मिनट यार, इसको रिमूव करना शुरू कर दूँ मैं। अच्छा इसको, अच्छा बहरहाल इसको दफ़ा करो, यहाँ पे आ जाते हैं। इंट्रा सेंट्रल बैंक्स के पास एक ऐसा टूल है जिसको कहते हैं क्वांटिटिव ईजिंग, ठीक है, नोटों का छापना। नोट तब सेंट्रल बैंक छापता है जब उसके पास जो डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक सीपीआई है, वो बताती है कि चीज़ों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि यार चीज़ें कम हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, और पैसे पैसे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना नोट छापना बंद कर देगा। ये जो नोट की मिकदार है ना, अगर वो 1 बिलियन रुपीज़ छाप रहे हैं, 2 बिलियन रुपीज़ छाप रहे हैं, 10 बिलियन रुपीज़ छाप रहे हैं, तो उनको वो बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा, चीज़ों और प्राइसेस में इक्वलिटी आना शुरू हो जाएगी।
म्याना रवि आना शुरू हो जाएगी, ना प्राइस इतनी ज़्यादा हाइप पे जाएगी, ना वो चीज़ें इतनी कम होगी। लाइक आज अगर मैं आजकल की बात करूं, आजकल क्या हो रहा है बेसिकली, आजकल ये हो रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों है, कोई बता सकते हैं मुझे? सर एक रीज़न तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉक होना है। आसान करके बताओ कि सबको समझ आ जाए। सर दुनिया का 20% ऑयल जो है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, जो कि ईरान के कंट्रोल में है, और इस जंग की वजह से ईरान ने उसे ब्लॉक किया हुआ है। तो उसकी सप्लाई जो है ना वो मुतासिर होती है। तो डिमांड बढ़ती है। जी सर, डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। अब जब डिमांड बढ़ी है और सप्लाई नहीं है, तो जिनके पास जितना होगा वो उसको उतनी ही कीमतें उसकी ज़्यादा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, सप्लाई और डिमांड। आपको मैं अक्सर जो है कुछ सेटअप्स शेयर कर रहा होता हूँ जो डिप से बाय होता है और टॉप से सेल होता है। ऐसा है? जी जी। ठीक है, उसका मेन रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं पे चीज़ें डिमांड और सप्लाई के साथ मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, गोल्ड है, कहीं ना कहीं पे मुझे एक 6 साल हो गए हैं गोल्ड को ट्रेड करते हुए, मुझे समझ में आता है कि गोल्ड की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, कम है, ग्लोबल वाइड या टेक्निकल वाइड, वो सब चीज़ों में जो देख रहा होता हूँ ना, उसको मैं समझ के जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। ठीक है, उसका जो मेन रीज़न है ना, वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी मैच करता है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मैच करता है, जो डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला भी है। अब एक सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जब देखेगा, जब उसको सीपीआई के एक टूल ने बता दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने बता दिया कि इस मुल्क के अंदर ब्रेड की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, इससे क्या वाजे हो रहा है कि ब्रेड्स की जो इंपोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा आना शुरू हो गई, सप्लाई कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है। साथ में आपको मिलेंगी जी फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ ने अपनी कपड़ों की प्राइसेस को इतना इंक्रीज़ कर दिया है, चीज़ों को इतना इंक्रीज़ कर दिया कि वहाँ पर समझ आ रहा है कि यहाँ पर भी अब जो है इनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, नोट छापना शुरू कर देगा। क्या करेगा? नोट छापना शुरू कर देगा। अब वो क्या करेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो स्टार्ट करेगा, करता 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 अब वो क्या देगा, वो देगा बेसिकली कुछ छोटे बैंक को, जो किसके स्टेट्स, एक तो होता है स्टेट बैंक, दूसरे कौन से बैंक होते हैं, कोई बता सकता है? मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उसका एग्जैक्ट। बताओ यार, किसी को पता है, कोई बैंक का रिलेटेड है? ये छोटे बैंक्स को क्या बोलते हैं? जैसे अस्क्री हो गया, या अस्क्री तो खैर छोटा बैंक नहीं है। आसिफ, मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, बताओ ना यार, छोटे बैंक्स को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, ठीक, गुड। ठीक है जी, ये बैंक जो है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक्स को वो पैसा देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उनके पास पैसा ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ जाता है तो क्वांटिटी ईजिंग हो जाती है, जब पैसा वो छाप लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसा बैंक्स में डिवाइड कर देते हैं। फलां बैंक को इतना दे दिया, फलां बैंक को इतना दे दिया, फलां बैंक को इतना दे दिया। अब पहले वो ले रहे थे 26% पे, कितना जी, 26% पे वो लोन दे रहे थे। अब वो क्या करेंगे, अब वो जाके उस लोन को कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट जो है ना अपना वो कट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट जब कट करेंगे, वो 26 से उतर के वो आ जाएगा 16% पे। 10% की कमी बाकी हुई कि नहीं हुई? जब 10% कमी बाकी हो गई, वहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है, जब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में, उन चीज़ों में वो पैसा लेके जाता है, ठीक है, वो लोन लेता है, वो लोन लेके वो अपनी, जब वो पैसा यूटिलाइज़ करता है अपनी डिफरेंट चीज़ों में, लोग करते हैं घर बनाते हैं, लोग कारोबार करते हैं, जब वो कारोबार करते हैं तो मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। ठीक है, तो वो क्वांटिटी ईजिंग इस तरह से होती है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो पैसा कमर्शियल बैंक्स को दे रहा होता है। जब वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है, अब सेंट्रल बैंक एक और भी डिमांड करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम या ज़्यादा कर रहा होता है। ठीक है, वो कभी कम कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उसका जो, इसको बिहाइंड ऑफ द रीज़न होता है कि वहाँ पर उन्होंने क्वांटिटी ईजिंग करना स्टार्ट कर दी है। और एक होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक तो होती है क्वांटिटी ईजिंग और एक डिक्रीज। क्वांटिटी ईजिंग एग्जिट, जब वो अपने पैसा छापना बंद कर दें तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि
वो अब आप ये समझ लें कि अब वो दोबारा से जो है ना अपना इंटरेस्ट रेट हाई करने वाले हैं, ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो अब डिमांड सप्लाई है ना वो म्यान रवि पे आ गई है। या फिर उन्होंने जो है इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करना है, वहाँ पर उनके पास ये जो टूल्स होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, कट करते हैं। और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, बताओ ना, इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे अब जो है जब पैसे की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ों की मिकदार कम हो जाएगी, तो वहाँ पे वो अपने उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो पैसा वो छाप रहे होते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर देंगे कि अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास पैसा लेने के लिए ना आए और वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर दें। यहाँ तक समझ आ गई? जी। चले आगे चलते हैं। इसके पास दो एक इसके अलावा टूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। अब आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये पता होगा कि रोज़गार जब मुल्क के अंदर जाता है तो क्या होता है। मुल्क को, जो मुल्क के नौजवानों को, मुल्क के लोगों को जब रोज़गार मिलता है तो क्या होता है, बताओ ना क्या होता है। कोई तो बता दो यार क्या होता है। माशाल्लाह, किसकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। बोलते भी नहीं हो यार, नाराज़ हो तुम मुझसे? नहीं भाई। तो बताया करो ना, जब पूछ रहा हो तो। मैं कौन सा तुम्हें खाने वाला थोड़ी हूँ यार। सर स्टेबिलिटी आती है और मुल्क में बिजनेस जो है ना वो बेहतर होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फर्म्स बेहतर होती हैं, मुल्क के अंदर जो है रोज़गार आता है, चोरियाँ कम होती हैं, वारदातें कम होती हैं, क्राइम रेट कम होता है, रोज़गार मिलता है लोगों को, इंडस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है, दो तरह की आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट। एनएफपी क्या कहते हैं जी, एनएफपी बोलते हैं नॉन फर्म पेरोल। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट होती है ना, यहाँ पर उस मुल्क के अंदर ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बताएंगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट इदारे और विदाउट गवर्नमेंट इदारे, उनके अंदर कितने लोगों को रोज़गार मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर पिछली बार 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला था, तो वो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बताई होगी कि हाँ जी इस बार जो है इससे भी ज़्यादा बेहतरी आई है मुल्क के अंदर। क्योंकि जो आपको सीपीआई का डेटा मिल रहा है, महंगाई के डेटा मिल रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, वहाँ पे सारा का सारा हो रहा है। जब आप इन चीज़ों के साथ टच रहेंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट कट हुआ था या कम हुआ था, मतलब कट हुआ था या उन्होंने हाइक किया था, इंक्रीज़ किया था। जब आपको पता होगा कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किया था, मतलब कि अब वो वहाँ पे उस मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेके आना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो सीटें निकाल लेंगे, वो सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर तो उन्होंने इन्फ्लेशन को जो है क्या कहते हैं, अ, मेरे जहन से एग्जैक्ट नाम निकल गया यार। अच्छा, बहरहाल, अगर तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो आपके पास गलत आता है। फॉर एग्जांपल, आप ये प्लान करके बैठे हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, पता क्या करते हैं वो, बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो पता क्या करते हैं, वो इन डेटाज पर ना जो है वो मुनहसिर होते हैं कि यार अगर जो है पिछला नंबर इस नंबर से बड़ा आता है, एक्चुअल जो है पिछले फोरकास्ट से बड़ा आता है, तो इट्स अ गुड फॉर करेंसी। लेकिन वो ये नहीं देखते कि न्यूज़ कौन सी है। अगर न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट की अगर न्यूज़ है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो ये होगा ना कि पहला नंबर अगर उस मुल्क के लिए तो, मतलब गलत बात है ना, ये बुरी बात है उस चीज़ के लिए, नेगेटिव पॉइंट है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, पहले 5 लाख थी, इस बार जो है 7 लाख हो जाती है। अगर आपको फोरकास्ट में यहाँ पे 5 लाख का नंबर नज़र आ रहा है और इस बार आपको 6 लाख नज़र आती है, आप ये प्लान करके बैठे हो, इट्स अ गुड फॉर करेंसी। आपको सिर्फ ये ग्रीन और रेड नज़र आ रही हैं चीज़ें, आपको ये फिगर सिर्फ देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बैड हैबिट बन जाएगी ये। आप अपनी उस न्यूज़, मेरे साथ हुआ अक्सर औकात ऐसा, मुझे स्टार्टिंग में मैं जब इस न्यूज़ पे ट्रेड किया करता था तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, मैं सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर रहा होता था कि ये फिगर ग्रीन आया है, ये फिगर रेड आया है। ठीक है जी, अगर रेड आया है तो मतलब कि करेंसी के लिए बुरी बात है और मैं गोल्ड को बाय करना शुरू कर देता था। और अगर
जो है ये ग्रीन आया है तो इसका ये मतलब है कि ये करेंसी के लिए एक अच्छी बात है, और मैं उसको जो है सेल करना शुरू कर दिया, गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं इसकी डेप्थ में गया तो मुझे समझ आई कि यार ये तो अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, जहां पर लोग बेरोजगार होते हैं। वो एक बेरोजगारी का डेटा है कि अगर पिछले महीने मुल्क में 5 लाख लोग बेरोजगार थे, और इस बार जो हैं वो 6 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, तो इट्स नॉट अ गुड फॉर करेंसी। सिंपल सी बात है। अगर तो 5 लाख पिछली बार थे और इस बार 4 लाख हो गए हैं, 4,50,000 हो गए हैं, 3 लाख हो गए हैं, मतलब कि अब कुछ हुआ है, मुल्क के लिए कोई बेहतरी हुई है। उन सब चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो न्यूज़ नज़र आती है वो आएगी एनएफपी। देखें जी, एनएफपी कहते हैं जॉब क्रिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग विच अकाउंट्स फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ ओवरऑल इकॉनमी एक्टिविटी। मतलब कि पूरी इकॉनमी पे ये डिपेंड होता है जो ये एनएफपी जो है वो डिक्लेयर करती है। ठीक है जी। दिस इज़ द वाइटल इकोनॉमिक डेटा रिलीज शॉर्टली आफ्टर द मंथ एंड्स। द कम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड एंडलेस मेक्स फॉर hefty मार्केट इम्पैक्ट्स। तो इन चीज़ों को आपने ना जहन में रखना है, इसको एक एक बार रीड करना है जब भी आप इस डेटा के ऊपर जाएं। तो जब डेटा के पास जाएं तो यहाँ पे ना इसके पास स्पेक्स होंगे। स्पेक्स में सबसे पहले पहले नंबर पे ना आपको हमेशा सोर्स मिलेगा। आपको ये जो जितना भी डेटा होगा ना एनएफपी का और एम्प्लॉयमेंट का, या तो वो आपको मिलेगा ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स से। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपको ये डेटा मिलेगा। आप काइंडली जो है एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये भी नहीं होता तो आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी का पूछना है। सर आवाज़ कट रही है आपकी। मेरी आवाज़ कट रही है, सबको मेरी आवाज़ कट गई है। स्क्रीन भी चली गई, आवाज भी चली गई। अच्छा मैं एक मिनट डेटा चेंज करता हूँ, 1 मिनट देंगे मैं डेटा चेंज कर लूँ यार अपना। किसी को ये पता है कि यार ये चलते चलते डेटा क्यों चला जाता है? आवाज़, अब आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी भाई आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा किसी जी को जी। किसी को पता है कि यार ये मेरा चलते चलते डेटा क्यों चला जाता है सिस्टम से? नहीं भाई, नहीं पता। अच्छा चले, तो अल्लाह आपका भला करे। नेटवर्क ड्रॉप्स, थैंक्स। उसके बाद आपने चला जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी से पूछना है कि एम्प्लॉयमेंट एनएफपी, अगर आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिख लें, एज यू लाइक, जैसे आपको बेहतर लगे। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट यू। ये आपको सारा का सारा जो है एनएफपी के बारे में बता देगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं क्या क्या नहीं है। देखो इसने भी वही बताया जो मैंने भी बताया कि यहाँ से यूएस पेरो जो है ना लेबर का जो स्टैटिक्स है यहाँ का आपको डेटा आएगा। ठीक है, ये सोर्स है इसको पढ़ने का। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके पास वही वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, एक बार इसको आपने सब ने जो है एक एक बार पढ़ना है। देखो यार, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे लफ्ज़ जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आपका नॉलेज होगा ना, कामयाबी हमेशा तब मिलती है जब आप अपने उस्ताद गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि मैं फंडामेंटल पे इतना मेरी ग्रिप नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था। लेकिन ये सब बताना ज़रूरी था, पढ़ाना ज़रूरी था। उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको एटलीस्ट कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो
एक बार खुद से आपने जो है इन सब चीज़ों को दोबारा से देखना है, दोबारा से पढ़ना है, अपनी चीज़ों को करेक्ट करना है। अगर कहीं पे मैं गलत होता हूँ तो मुझे भी आपने करेक्ट करना है। ठीक है? क्लियर है? जी भाई। चलें, वेल एंड गुड हो गया। तो कोई सवाल है तो प्लीज़ करें। कोई पढ़ रहा है वैसे? मैं जो पढ़ाता हूँ वो कोई कोई पढ़ता है दोबारा से? जी भाई, मैं तो कितना फिर चैट जीपीटी से भी मुझे नहीं, मालूमात लेता हूँ, सीपीआई मुझे की पता नहीं सीपीआई क्यों की। वाइब्स नहीं आती यार कि तुम लोग जो है दोबारा से प्रैक्टिस करते हो। क्यों, ऐसा क्या चक्कर है? चले भाई, आगे पढ़ते हुए फिर वीडियो बना के भेज दी करें। ये भी सही है। कोई सवाल करें? ये तो डाटा जुल्म हो रहा है। अवेद भाई, आज इतनी ज्यादा सेलिंग, कोई रीजन हो तो बताएं। अब मैंने आपको बताया कि मैं इतना, हाँ, मैं टेक्निकली देखता हूँ यार, मैं इतना फंडामेंटल देखता नहीं उसके, नहीं देखते हैं क्या रीज़न हो सकता है। सर एक सवाल है। करें। सर आपने पढ़ाया कि इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग की जाती है, यानी कि जो रियासत होती है वो पैसा छापती है, बनाती है, नए नोट बनाती है। हम्म। तो क्या सर वो जो नए नोट होते हैं वो जो रियासत है वो अपने रिजर्व्स में रखती है या अवाम तक जो है पहुंचाती है, यानी आवाम कि तक लोगों की पहुंचाती है। सैलरीज बढ़ाती है? नहीं, सैलरीज नहीं बढ़ाती। सही। सैलरीज नहीं बढ़ाती। मैंने आपको एक पूरा उसका क्राइटेरिया बताया है कि वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक्स को देते हैं। सेंट्रल बैंक्स के पास होता है वो डेटा। अब इसको आसान करके थोड़ा सा समझते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास जो है, आप अब ट्रेडिंग की ही बात कर लेते हैं। आपके पास $1,000 का अकाउंट है, आपकी कोई अच्छी ट्रेड लग जाती है तो आपका अकाउंट जो है वो फ्लिप हो जाता है, वो 2,000 का हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि उस $1,000 को आप क्या करेंगे? बताएं। सर मैं तो उसे री इन्वेस्ट करूंगा दोबारा, बेहतर जो है ना उसे बनाने के लिए। तो बैंक्स भी यही काम करते हैं, बैंक्स भी जो है हमेशा री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों पे। आप शुएब बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, आपके भाई बैंक में है ना, उनसे पूछना कि हमज़ा भाई मुझे ये बताएं कि चीज़ें कैसी होती हैं जब आपके पास पैसे आते हैं। बैंक्स बैंक्स ना कुछ 16 तारीख को पैसे देते, मतलब सेंट्रल बैंक्स की तरफ से 16 तारीख को नए नोट आते हैं, ये 4 तारीख को आते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पाकिस्तान का मुझे डेटा नहीं पता कि कब क्या क्या होता है। तो उनके हर महीने जो है वो रेट्स को कट कर रहे होते हैं, जो है वो हाइक कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जो है ना वो इस तरह से चल रही होती हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब नोट छाप रहता है तो उसे रिजर्व में नहीं रखना ना। वो रिजर्व करेंसी हमारी जो है वो डॉलर ही है। आपको इस चीज़ का पता है ना, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जो हम जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी रिजर्व करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर है। उसका मेन रीज़न, जब जितने हमारे पास डॉलर मौजूद होंगे सेंट्रल बैंक के पास, तो वो उतने ही नोट छाप सकता है। अब उसके पास अगर एक महीने के अंदर जो है 10 बिलियन डॉलर्स हैं, तो वो 10 बिलियन डॉलर के ही नोट छापेगा। अगर उसने क्या किया, अगर उसके पास 10 बिलियन नहीं है और उसके पास 5 बिलियन है, और उसने 5 बिलियन डॉलर्स के बजाय उसने 10 बिलियन डॉलर्स के नोट छाप दिए हैं, अब होगा ये कि उसके मामलात डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होती हैं ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे हो रही होती हैं। पता है ना आपको इस चीज़ का? हमारा पेट्रोल बाहर से आ रहा है, हमारा जो है लोहा बाहर से आ रहा है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट होके आ रही होती हैं, एक्सपोर्ट हो रही होती हैं। अब आप किसी भी कंट्री में काम करते हैं, आप चाइना में काम करते हैं, आप कोई भी किसी भी दूसरी कंट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको उनकी करेंसी चाहिए होती है। समझ आ रही है आपको? आपको अगर यूएस से आपने सिल्वर परचेज करनी है, आपने
अब सिल्वर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। सोलर आपने परचेज़ करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप उसको पीकेआर तो नहीं दोगे ना, या उसको पाकिस्तानी रुपीज़ दे दोगे 5-5 हज़ार वाले? नो सर। आप उसको आप डॉलर ही पे करोगे, डॉलर में ही पे करोगे, है कि नहीं? जी। तो हमारी रिजर्व करेंसी डॉलर, मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर चुका हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है हमेशा कि डॉलर अगर आपके पास है ना, तो आप दुनिया में किसी भी जगह सरवाइव कर सकते हैं। बाकी पीकेआर की बहुत सारी जगहों पे कोई कदर नहीं है, कोई लोग पहचानते भी नहीं है, क्योंकि नोट भी है। अगर आपके पास पीकेआर की बजाय डॉलर है, तो आप हर कंट्री में ट्रैवल भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो जब अगर वो उससे ज़्यादा छाप देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बिगाड़ पैदा हो जाएगा। एक बार 1965 में कुछ जंग चल रही थी। एक कंट्री थी, मुझे बहुत पुरानी बात है, मैं भूल चुका हूँ ये कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। मैं आपको भेज दूंगा विकीपीडिया से निकाल के ना, मैं भेजूंगा कि वो एक ऐसी कंट्री थी जिन्होंने बस नोट छापते गए, लेकिन उनके पास कुछ रिजर्व नहीं था, बैकअप नहीं था, वो डॉलर्स या गोल्ड पहले बैकअप नहीं था। हुआ ये कि वहाँ पे चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग पैसा ले लेके आ रहे थे, बोरियां भर भर के लेके जा रहे थे, कि उनको एक बेड भी नहीं मिलता था इतना। अब आप ईरान जाते हैं, ईरान या इराक जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि उनकी करेंसी कितनी ज़्यादा डीवैल्यू है। गालबन अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की बात करें, तो वहाँ से अगर वो चीज़ें भेजें यहाँ पे, वहाँ के वो अगर 1 लाख भेजें, तो हमारे पास पता है कितने बनते हैं, वो कोई बता सकता है? अक्सर आप मीम्स मीम्स में देखते होंगे कि फुप्पी ने ईदी भेजी है जी 20 हज़ार, ना 2 लाख, यहाँ पे आके वो बनते हैं 450 रुपये। समझ आ रही है आपको? तो करेंसी डीवैल्यू हो जाती है हमारी। करेंसी का, यार, करेंसी का वैल्यू होना और डी वैल्यू होना, ये हमारे जो है उसके लिए ज़रूरी है। क्या कहते हैं, रिज़र्व जो हमारी करेंसी होती है ना, उसकी मिकदार पे ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाह। समझ आया आपको? जी सर। यस सर। चले, गुड हो गया। और कोई सवाल? चुप ना हुआ करो यार, सवाल किया करो। भाई अब रीजन देख रहे थे। अबे यार, क्या रीज़न देख रहे थे? बस ठीक है, गोल्ड ने गिरना था, गिर गया, अब इससे ज़्यादा क्या होगा, हमने सेल किया, बस ठीक है, हमारा एसएल हो गया। और क्या कर सकते हैं? अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं, या वो जो स्टोरीज लगा रहे होते हैं, वो आप ग्रुप में नहीं शेयर करते, तो भाई वो रिस्की होती हैं ट्रेड्स। मैं अक्सर औकात कॉपी वाले अकाउंट्स पे भी ट्रेड नहीं लगा रहा होता, मैं दूसरे अकाउंट्स पे भी ट्रेड नहीं लगा रहा होता, लेकिन मैं रिस्क ले रहा होता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से रिस्क लिया हुआ था, ज़्यादा रिस्क लिया हुआ था, अंधा रिस्क लिया हुआ था। अब हुआ ये, अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ ये कि इस ट्रेड का एसएल हो गया। अब मुझे पता था कि यार ये जगह रिस्की है, गोल्ड को अगर सेल आना है ना, तो वो इस जगह से आना है। गोल्ड की जो सेलिंग की जगह है, वो ये वाली है। अब मार्केट यहाँ तक गई नहीं, ठीक है, मार्केट गालबन 20-30 पिप से मार्केट हमें चकमा दे के आ गई नीचे। तो ये चक्कर बनते हैं, कभी कभी होता है ऐसा भी। तो आपको ना इस चीज़ से परेशान नहीं होना। और अब अगर आप मेरी कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं, तो आप ये ना समझें कि यार अवैस भाई ने तो हमें यहाँ पे पोस्ट नहीं दी, आप ये वाली ट्रेड नहीं दी, और आप अकेले अकेले पैसा बना रहे हैं, पैसा पैसा खा रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ना वो करना है कि यार मेरी जो ट्रेड्स होती हैं ना, वो सम टाइम रिस्की होती हैं, सम टाइम क्या बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, मेरी फिर लेट्स जो है, मेरे अकाउंट वाइप आउट होते हैं। जब मैं अपने अकाउंट्स को फ्लिप कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे 10 अकाउंट्स में से 5-6 अकाउंट्स वाइप आउट भी हो जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने उनको कैसे मैनेज करना है। आपके पास एक ही अकाउंट है, और अगर आप एक अकाउंट पे जो है ओवर रिस्क लेंगे, आप फ्लिपिंग की तरफ जाएंगे, तो आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको हमेशा जो है सिक्योर, जो जिसकी एक्यूरेसी, जिस ट्रेड की एक्यूरेसी, जो अच्छा सेटअप होता है, मेरा A+ सेटअप होता है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा होता हूँ। समझे? यस सर। चले, और भी सवाल?
सवाल करें यार, अभी तो काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ है, गालबन कोई 17-18 मिनट बचे हमें। हमीद भाई, वैसे आपने अभी तक मतलब जितने टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा कितना, कब कितना रिस्क लिए है आपने? सबसे बड़ा परसेंटेज वाइज बताऊं या पैसों अब क्या कहते हैं, डॉलर्स वाइज बताऊं? डॉलर्स में बताएं। मैंने रिस्क लिया हुआ तो 93,000 डॉलर का मैंने रिस्क लिया था, $93,000 का। और मेरा वाइप आउट हो गया था अकाउंट, आज से 3 महीने, 3.5 महीने पहले। सर 93,000 या 9300? 93,000। और मेरा वो अकाउंट वॉश हो गया था, वाइप आउट हो गया था। भेजूँ स्क्रीनशॉट ग्रुप में? नहीं सर, दिल मुतमईन यस हो गया। सर। भेजता हूँ, सब्र करो। सर बर्दाश्त आपने कैसे किया था? ये तो कोई 2-3 करोड़ बनते होंगे। दो ढाई करोड़ करोड़ 2 करोड़ 82 लाख। देखो यार, ये ट्रेडिंग है। आपको ट्रेडिंग, अगर आप आग के साथ खेल रहे हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि मेरे हाथ भी बचे रहे हैं, मेरे कपड़े भी बचे रहे हैं, तो ये गलत है। ये रिस्क की गेम है, ये रिस्क का बिजनेस है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप 0.01 से आप अपना ये प्लान कर रहे हैं कि जो है मैं जो है इससे गाड़ी भी ले लूँ, मैं इससे बड़ा घर भी ले लूँ, तो मुमकिन है कि आप आज से 5 साल बाद ले लें। ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद आपको रिस्क लेना पड़ता है। वरना फिर आप जो है अपने साथ के दोस्तों को देख रहे होते हैं कि यार वो पत्नी कहाँ चला गया है, वो आज मालदीव्स घूम रहा है, वो फिर उम्रे पे गया हुआ है, वो दुबई गया हुआ है। उसकी तो मतलब चक्कर ऐसे लग रहे हैं जैसे यहाँ से दुल्ले वाले जा रहा हो। ठीक है, तो ना, सर अक्सर यही इमोशंस तो मार दे जाती हैं। नहीं करना ये। देखें, अल्लाह सुबहाना व ताला के कुछ प्लान्स होते हैं इंसान के लिए। तो आपने जो है वो चीज़ें, वो जो है उस पर करनी है, कंट्रोल करनी है। इंशाल्लाह। हमीद भाई, ये तो आपने बता दिया कि $93,000 का। तो ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो क्या हुआ था? सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे, भाई इतने बड़े प्रॉफिट नहीं होते भाई, इतने बड़े प्रॉफिट नहीं होते, आपको समझना चाहिए। अच्छा, मैं ना उस ग्रुप में नहीं भेजता, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट, आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ। ये चैट नहीं पढ़नी यार, ठीक है ना? अच्छे बच्चे मेरी चैट नहीं पढ़ेंगे। कहाँ गया मेरा व्हाट्सएप? सर ये रिकॉर्डिंग लगा देंगे। हराम, ये खैर है, मेरी मेरी बेगम मेरा मोबाइल देख रही होती, ये कौन से खेत की मूली है। करते रहे, यही कुछ नहीं। देखें, ये सेंटा अकाउंट है बेसिकली। सेंटा अकाउंट्स का पता है क्या होता है? जी सर। टाइम देखें कौन सा है ऊपर वाला टाइम, अभी स्क्रीनशॉट आपको लेके भेजा मैंने। अभी आपको पता है ऐसा कब हुआ था, ये कब वाइप आउट हुआ था अकाउंट? कब हुआ था? जब ईरान ने गोल्फ में हमले किए थे। खैर, मैं ये आपको लॉस नहीं दिखा रहा, मैं आपको सवाल किया, मैंने आपको वो बता दिया। और इसका ये भी नहीं है कि कोई मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हो कि मैं जी बस ख़त्म हो गया, मर गया, और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इस काम में आए हो तो बहुत बड़ा जिगरा करना पड़ता है, बहुत बड़ा जिगरा करना पड़ता है। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। थोड़ा सा गिराएगी, फिर उठ के खड़े हो जाना है, कपड़े झाड़ने हैं, फिर अल्लाह को देखना है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ठीक है जी, मुझे गिराया था, अब मैं दोबारा खड़ा हो गया हूँ, अल्लाह मियाँ अब मुझे बताएं क्या करना है। तो अल्लाह फिर आपको रास्ते दिखाते हैं। गिराता ऐसा नहीं है अल्लाह। थोड़ा सा, ये हमारी ज़िंदगी भी ना ट्रेडिंग की ग्राफ की तरह है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। शायद मैं आज आप लोगों से ज़्यादा परेशान हूँ, शायद इस क्लास में मुझसे ज़्यादा कोई परेशान हो, शायद जो है सभी परेशान हो। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई
जो है उसकी ज़िंदगी की जो है ग्राफ जो है वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। ऐसा कभी नहीं है। कोई बंदा है यहाँ पे को मुझे कह सकता है कि मैं पिछले 6 सालों से जो है ना मेरा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत अच्छा जा रहा है और मैं बस इंक्रीज़ किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, मेरी इनकम भी बढ़ती जा रही है, मेरे घर में भी कोई मसला नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं मेरी ठीक है, मेरा रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा है और मेरी दोस्तियाँ भी ठीक हैं, मेरे मेरी सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। कोई बंदा है यहाँ पे? नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो हैरत होती है कैसे हो गया। आपको शो करना है, ठीक है? आपको हमेशा ये दिखाना है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है, ठीक है ना? अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्शंस या मोटिवेशंस इज़ अ स्कैम। आप इस लफ्ज़ों को लिख लो। अगर आप किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से, किसी भी पॉइंट से मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन जो है वो स्कैम है। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होगी आपके पास, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, लेकिन दैन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फिर से आपको चीज़ें दिखानी पड़ेगी। मोटिवेशन ये है कि आप अपनी चीज़ों को देखें कि अगर हो गया नुकसान हो गया तो लेट गो करें यार, हो गया तो हो गया, इसको क्या कर सकते हैं? जो चला गया वो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। दोबारा से बनाओ, दोबारा से पाँव पे खड़े हो। ट्रेडिंग का रूल यही है, जो आपने गवा दिया वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर आप में से कोई प्लान करके बैठा है कि मैंने $200 लॉस किया था, $500 लॉस किया था, $1000 लॉस किया था, और वो ये प्लान करके बैठा है कि अवैस भाई से सीख के मैं सब रिकवर कर लूँगा, रिकवरी का अगर आपने जहन में रखा हुआ है ना ऑप्शन, आप की लंका लगने वाली है मेरा भाई। रिकवर नहीं होता है इसमें, आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है? होपफुली आपका अकाउंट जो है वो डबल हो जाए, वो आपका अकाउंट जो है 4 गुना हो जाए, आपका अकाउंट जो है वो 10 गुना हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस करेंगे। जब लॉस करेंगे, ये फील्ड ऐसी है कि सुबह को अपने आप को बादशाह महसूस करोगे, बादशाह फील करोगे, बादशाहों वाली वाइब्स आएंगी। जब रात को सोने लगोगे तो आंखों में नमी होगी, अल्लाह की तरफ देख रहोगे, यार अल्लाह मियाँ अकाउंट वाइप आउट हो गया यार, 2 SL लिए थे, 2 SL के बाद क्यों नहीं रुका यार, मैं क्यों नहीं रुका, मैं फिर ट्रेड करता रहा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी है और आगे रहेंगी, ऐसा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपने कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को आपने जो है बरकरार रखना है। वो जो कंसिस्टेंसी है ना, वही कामयाबी है, ठीक है? मैं डरा नहीं रहा। अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मैं डरा रहा हूँ, डरा नहीं रहा, मैं आपको इसकी रियलिटी बता रहा हूँ। किसी को डर तो नहीं लग रहा? नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह का डर अवैस भाई नहीं डर तो है भाई। सबको लग रहा है, बस बोल नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ ना, फट जाती है बंदे की, सॉरी, डर लग जाता है बंदे को कि अवैध भाई एकदम से किस तरफ चले जाते हैं, एकदम से मोटिवेट भी कर देते हैं, एकदम से जो है वो हमें बता रहे होते हैं कि अभी बस सब ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई ये वे है, मैं उस्ताद हूँ, मेरा हक है जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा कि हाँ जी वो यासीन आपके पास सीखने के लिए आया था, दानियाल सीखने के लिए आया था, रिजवान सीखने के लिए आया था, नवाज सीखने के लिए आया था, आपने उसको क्या क्या बताया? सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए हैं? क्या सिर्फ आपने उनको सब्ज़ बाग दिखाए हैं? तो सवाल होगा भाई मुझसे, करो नहीं करो वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो सिखाने के पैसे ही नहीं लिए। तो ये बातें तो फिर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नहीं नहीं अवैस भाई, आप सदका जारिया समझ के कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर ओहो, जरूर मैं देगा उस तरफ इंशाल्लाह। उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। दानियाल भाई मैं वो बात नहीं कर रहा, आप नेगेटिव समझ रहे हैं। नहीं मैं नहीं नेगेटिव नहीं, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लिया है भाई। चलें लेट गो करें इस बात को, कोई और सवाल करें। आपने अक्सर एक चीज़ नोट की होगी कि मैं हमेशा जो है ना पूरा घंटा देता हूँ आपको, पूरा घंटा देता हूँ। उससे ज़्यादा हो सकता है टाइम, उससे कम नहीं होता। आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी। तो जी भाई टाइम बिल्कुल। जी जी जो बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा आपने भी यही करना है, जो वक्त है ना, वक्त, उसकी कदर करनी है हमेशा। जो आपने प्रोमिस किए हुए हैं उसकी, जो मर्द की ज़ुबान होती है, यहाँ पे तोड़ते भी हैं, खैर औरतों की तो ज़ुबान की मैं बात नहीं कर रहा, मर्दों की जो ज़ुबान होती है ना, वही सब कुछ ही वही होता है, ठीक है ना? तो आप लोगों ने अपनी ज़ुबान पे डटे रहना है। अगर आप अच्छे देखिए, ट्रेडिंग के अलावा बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के अलावा भी अगर आप एक अच्छे
टीचर बनना चाह रहे हैं या अच्छे मेंटोर बनना चाह रहे हैं, तो या फिर अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप अपने उस काम के साथ इतना कमिटमेंट रहो कि यार अगर मैंने इस काम को 8 घंटे देने हैं तो देने हैं, हर हाल में देने हैं। डजेंट मैटर कि वो कुछ भी हो जाए। देखिए मेरी कमिटमेंट है ना आपसे, मैंने मंडे टू कब तक होती है हमारी क्लासेस, फ्राइडे तक होती है नहीं, फ्राइडे नहीं अच्छा सर, मतलब थर्सडे। थर्सडे तक, हाँ हमारी फ्राइडे टू थर्सडे तक हमारी क्लासेस होती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि इन दिनों में आप लोगों को टाइम दूँ, हर हाल में, और पूरा घंटा दूँ, कि आपके साथ मेरी कमिटमेंट हुई हुई है। अब नो मैटर वर्ड के यार, स्टार्टिंग में देखिए हमें कितनी हर्डल्स आई थी, किसी को याद है वो नेटवर्किंग काम करता था, वो लाइट्स इतनी जाती थी और पता नहीं क्या क्या मामला, लेकिन अब वो याद भी नहीं है हमें। जी जी, पूरा एक हफ्ता सर ये टिनोर चलता रहा है, लाइट का इशू, नेट का इशू, बारिशें, मौसम, ये वो सारा कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो और कोई सवाल करेंगे? अवैस भाई, ये क्लास का टाइम थोड़ा सा जल्दी नहीं रख दिया आपने, 8 बजे वाला? 9 बजे समथिंग पे क्लासेस भी तो होती हैं। अवैस भाई, हम तो बस क्या बताएं, बहुत मुश्किल हो रहा है ये 8 बजे से लेके जो है ना 9 बजे वाला। 9 बजे तो फ्री हो जाते हैं, 8 बजे तो वर्किंग में ही होते हैं, ऑफिस असल में वर्क यार होता है। कुछ लोग आर्ट, अपना माइक म्यूट कर ले यार, मुझे अपनी ही आवाज़ दोबारा आ रही है, तो मुझे अपनी आवाज़ इतनी गंदी लग रही है, तुम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। तो ना बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो 8 बजे फ्री होते हैं, कुछ लोग 9 बजे फ्री होते हैं, कुछ लोग 10 बजे फ्री होते हैं। अगर यहाँ पे सबकी मान के चलेंगे ना, तो 8 बजे वाले रूल्स जाएंगे, फिर 9 बजे वाले रूल्स जाएंगे, फिर 10 बजे वाले रूल्स जाएंगे। तो यार थोड़ा मुझे अपने हिसाब से लेके चल रहे, तो घर में तो मेरी बेगम के सामने तो चलती नहीं है, चलो तुम्हारे सामने तो चला लूँ मैं। चलो ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैनेज करेंगे। जी जी आवाज भाई चलाएं, जैसे आपका दिल करता है वैसे चलाएं। मजाक करता हूँ यार तुम लोगों के सामने। अरे भाई मेरी तो आज क्लास मिस हो गई है, मैं क्या करूँगा। अल्लाह से दुआएं करो। आप रिकॉर्डिंग देखोगे और क्या करोगे। सर कल वाली क्लास अपलोड हो यूट्यूब गई है, हाँ जी जिंदाबाद। अपलोड हो गई है मेरा भाई, अपलोड हो गई है। और आज वाली क्लास सर यार क्लास एंड तो होने दो, तभी अपलोड करूँगा, क्या हो गया है? कर दी अपलोड, देख लो। आप लड़के ट्रेडिंग थोड़े सिखा दे, मम्मी जज्बाती को हैं। पिस्टल सिखा दे। ये सर लॉस भी इसी वजह से करते हैं, देखा है सर। ये आजकल की जनरेशन वैसे भी जज्बाती है, ये टू फास्ट है। ये सब चुप क्यों हो गए। जस्ट आपकी आवाज सुनने के लिए बिलाल भाई। शुक्रिया शुक्रिया दनियाल भाई। यार सारे मिल के अवैस भाई के लिए दुआ ही कर दो कम से कम। क्या हो गया वेद भाई को। यार दुआ की तो सबको जरूरत होती है, अल्लाह माफ करे, हुआ तो कुछ नहीं। वैसे दुआ का तो मैं इसलिए कह रहा था, उनका नेट चला गया ना अचानक। नेट वालों को भी पता होता है इस टाइम क्लास है, पूरा दिन छेड़ते नहीं है और क्लास के टाइम ले जाते हैं। यार वैसे क्लास का टाइम जल्दी हो गया, 8 बजे तो बहुत जल्दी है।
बस ये तो है, अगर इतनी कुर्बानियां अवैध भाई दे रहे हैं तो ये हमने भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? भाई कुर्बानी का है। अच्छा, पूरा नहीं कहा था ना तो वो। नहीं नहीं, मैंने कहा था, आपने नहीं सुना। आप में नेट से का मियाँ मसला वाली होगा कौन कौन है भाई? जी। आप में से मियाँ वाली कौन कौन है? हम तो बखर से ही हैं, अवैस भाई के शहर से, पर कभी देखा नहीं अवैस भाई को, ना ही उनकी टीम से मिले हैं। मैंने कहा मियाँ वाली तबान के कौन कौन है? सरेकी। हाँ, सरेकी समझ लो, एक होती सरेकी पंजाबी, एक मियाँ वाली नहीं होती वहाँ। सरेकी बोल गिंज पे कोई मसला है? अच्छा, सरेकी हो।